बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जिस तरह से कोई मकतल से कि हम नावल सुमेरा शरीफ तौर का रीड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार नावल है। अब तक हमने इसकी फिफ्थ एपी रीड कर ली है। अब हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। चले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या मुसीबत है, इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं। जिसे देखो दनदनाता हुआ कमरे में घुसा हुआ है। कोट उतार कर बेड पर उछालते वो सख्त गुस्से में था। आंखें काफ़ी सुर्ख हो रही थी। शायद बाहर किसी से कोई बात हुई थी। वो यही अंदाज़ा लगा सकी। चुपचाप उसे देखेगी, जिसके नज़दीक उसके वजूद की अहमियत दो कौड़ी की भी नहीं थी। फिर वो किस बुनियाद पर उससे कुछ पूछती या तवज्जो देती। हत्ता कि कुछ पल गुजरने के बाद वो भी बिस्तर पर आ गया था। तुमने इतनी जल्दी लिबास बदल लिया, मेरा इंतज़ार भी ना कर सकी। उसके कंधे पर हाथ रख कर वो कह रहा था। वो कितने दिनों से ये सब बर्दाश्त कर रही थी। जब से निकाह हुआ था उसकी यही रूटीन थी, मगर आज के तजर्बे ने, अंदर नस नस में उतरती अजियत और इश्ताल ने उसका जहन बदल दिया था। पहले वो उसके हाथ नहीं रोकती थी, मगर अब उसके हाथ बर्दाश्त नहीं होते थे। सारे वजूद में तकलीफ़ की लहर उतरती चली गई थी। वो बिस्तर पर बैठकर उस पर झुका था, उसे अपने बाजू के सहारे में लेना चाहता था। लहजा यकसर बदल गया था, आंखों में आवाज़ तलब सी उतर आई थी। छोड़ो मुझे, अपने गलीज़ नापाक हाथ नहीं लगाओ मुझे। शायद अब ज़ब्त का पैमाना झलक गया था। अब वो अपने वजूद की मज़ीद तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। भपरे हुए अंदाज में उसके हाथ को झटक दिया था। क्या बकवास करती हो तुम? यूं हतक अमेज़ अंदाज में अपने हाथ झटके जाने पर वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था। बिस्तर से उतरने लगी थी। उसने फ़ौरन बाजू पकड़कर धकेला था। कहाँ जा रही हो? अब ये क्या तमाशा है? यहाँ लेटो। उसको भींच कर बिस्तर पर गिराया था। राबेल का तन बदन सुलगने लगा। तमाशा क्या होता है, तुम क्या जानो? सारे आलम में मेरी ज़ात का इश्तिहार लगवा कर तुम मुझे तमाशे का लफ्ज़ सुना रहे हो। आज राबेल का हर अंदाज ही निराला था। वो हैरान था। जब एहतजाज करने का वक्त था तब वो चुपचाप सब सह गई थी, और अब राबेल बंद करो अपनी बकवास, वो आहिस्ता आवाज़ में चीखा था। शायद अपने इसे घर में मौजूद मेहमानों और लोगों की परवाह थी, जबकि राबेल को अब किसी की परवाह नहीं थी। क्यों करो अपनी बकवास बंद? मैं कह रही हूँ, छोड़ो मुझे। अपने नापाक हाथों को सिर्फ अपने तक महदूद रखो। इतने दिनों से सह रही हूँ ये तजलील, अब बर्दाश्त नहीं करूँगी, वो ऊंची आवाज़ में चीखी थी। साथ ही आंसू भी बंद तोड़ कर बाहर निकल आए थे। राबेल ने अब्दुल बारी के मजबूत चट्टानी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश भी की थी। आहिस्ता बोलो, वरना हलक से सांस खींच लूँगा। इसलिए मैं इस घर में रहने के हक में नहीं था। जानता था तुम्हें और शय मिल जाएगी। वैसे भी इस घर में तुम्हारे बहुत खैर ख़्वाह हैं। राबेल के मुंह पर अपना खुदरा हाथ रख कर वो गराया था। राबेल सिर्फ बेबस चिड़िया की तरह फड़फड़ा सी गई। आंसू टूट टूट कर दाएं बाएं गिरने लगे। अब्दुल बारी ने उसके मुंह से हाथ उठाया तो वो उसे पीछे धकेल कर बिस्तर से उतरी। बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने, अब नहीं करूँगी। इंसान हूँ, बुत नहीं। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? उफ मेरे खुदाया, इतनी तजलील, इतनी तौहीन, कोई तगद्दुस ही नहीं तुम्हारे नज़दीक इस रिश्ते का। असल पाकीज़गी क्या होती है? तुम जैसे नफ्स परस्त रिश्वतखोर इंसान क्या जाने। तुमने मुझे बेगैरतों की तरह घर की चार दीवारी से निकाल कर चौराहे में सरेआम बरहिना पा खड़ा कर दिया, और मैं चुप रही, खामोश हो गई, सिर्फ इसलिए कि तुम ज़िद पर उतरे हुए थे। अगर मैंने कुछ कहा तो रहसा भरम भी ख़त्म हो जाएगा। मगर आज जो तज़लील लोगों की नज़रों में मैंने देखी है, और जो बातें मेरे कानों ने सुनी हैं, और जो नज़रें मेरे वजूद ने बर्दाश्त की हैं, वो मैं मज़ीद नहीं सह सकती। ख़त्म करो अपना ये खेल, चटाख। अभी वो मज़ीद कुछ कहना चाहती थी कि अब्दुल बारी का ज़राटेदार थप्पड़ उसके नर्म नाजुक रुख़सार को सुलगा गया था। उसकी बोलती एकदम बंद हुई थी। शट अप, बहुत कर ली तुमने अपनी बकवास, अब एक लफ्ज़ मज़ीद नहीं सुनूंगा। बीवी हो तुम मेरी, ये ज़हन में रखो, कोई गलत लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। उसका अंदाज़ मालकाना हकूक़ के नशे में डूबा हुआ था। मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, अब भी सिर्फ तुम्हारी बकवास का नतीजा है। आइंदा ऐसी बकवास की तो ज़बान गद्दी से खींच लूँगा। उसका बाजू थाम कर उसे बिस्तर की जानब धक्का दिया था, इस तरह के वो मुंह के बल बिस्तर पर जा गिरी थी। वो शिद्दत से फूट फूट कर रोने लगी थी। क्यों करो अपनी बकवास बंद? क्या है हमारे दरमियान? सिर्फ ज़िद? जब ख़ास कुछ है ही नहीं तो क्यों बर्दाश्त करूँ ये सब? सिर्फ एक ज़िद थी मैं तुम्हारे लिए, अब तुम्हारी तहवील में, तुम्हारे दस्तरस में हूँ।
फاتح हो तुम मेरे वजूद पर, मलकियत का झंडा गाड़े रोज़ जश्न मनाते हो तुम। ना जाने क्या साबित करना चाहते हो तुम। मैं ये सब सह लेती, सब बर्दाश्त कर लेती, अगर तुम्हारे नज़दीक मेरे वजूद की नहीं मेरे किरदार की कोई अहमियत होती। मोहब्बत ना सही, एहतराम का जज्बा ही होता, वफा और यकीन का ना सही, इस रिश्ते का तकद्दुस ही पामाल ना करते तुम। मगर तुम तो इंतहाई बदनीयत और बदफितरत इंसान हो। तुम पर तो थूका जा सकता है, कहीं गले नहीं लगाया जा सकता। रुखसार आग की तरह दहक रहा था, जबकि ज़बान शोले उगल रही थी। नर्म और नाजुक रुई जैसे रुखसार की स्किन सुर्ख हो चुकी थी। उंगलियों के निशान बहुत वाज़ेह थे, वो मुंह के बल अभी भी दराज थी। सब कह रही थी, कोई खौफ, कोई रास दामनगीर नहीं था। अब्दुल बारी कुछ देर लब भींचे खड़ा सुनता रहा, फिर आगे बढ़कर साइड पर रखे जग से गिलास में पानी भरा था। लो, ये पानी पी लो। वो अब बिल्कुल खामोश थी, इस पुकार पर भी सर नहीं उठाया था। शायद सब अल्फाज ख़त्म कर चुकी थी। अंदर उठने वाला तूफ़ान अपनी तुग़यानी समेट कर मद्धम बढ़ चुका था। वो इसके करीब बैठा था, हाथ से उसका रुख सीधा किया था, आंखें कातिल हो रही थी, चेहरे पर अपनी बेरहमी के निशान देखकर ना जाने अंदर क्या कुछ हुआ था। पानी पी लो, गिलास उसके होंठों के करीब ले जाते नरमी से कहा था। मुझे नहीं पीना, उसने सख्त से झटकना चाहा था। अब्दुल बारी ने दूसरे हाथ से उसका बाजू थाम लिया। मैं नखरे उठाने या ज़बानी कहने वालों में से नहीं हूँ, अमल करने वालों में से हूँ। सो चुपचाप पानी पी लो, वरना। नर्म लहजा अगले ही पल फिर सख्त होकर रख्त हो गया था। राबेल ने अजीब नज़रों से देखा था, फिर गिलास होठों से लगा लिया। सांस उखड़ रही थी, सो पानी पीना मजबूरी थी। गुड गर्ल, वो फतह मंदी से मुस्कुराया था। राबेल नज़रें फेर गई, फिर खाली गिलास साइड पर रख कर वो लाइट ऑफ करके बिस्तर पर आ गया था। हाथ बढ़ाकर इसे फिर अपनी तहवील में ले लिया। इस दफ़ा कोई मज़ामत नहीं हुई थी। शायद चीख कर रो कर वो अपने दिल का गुबार निकाल चुकी थी, या फिर उसके अंदर लड़ने की हिम्मत ही इस कदर कम थी। वो स्कूल में थी जब अब्दुल बारी का फ़ोन आया, उसके लिए आया था। 3 दिन से वो घर नहीं आया था, कोई फ़ोन, कोई इत्तला तक न थी। उसने पता करवाया था फुरकान भाई से, तो मालूम हुआ कि वो इस शहर में भी नहीं है। कहाँ है, किसी को कुछ इल्म नहीं। उसकी तरफ से एक फितरी सी परेशानी बहरहाल थी। वो उर्दू का पीरियड ले रही थी जब इत्तला मिली थी। वो सब छोड़ छाड़ फ़ोन सुनने ऑफिस में आ गई थी। अब्दुल का फ़ोन है, बाबा उसे रिसीवर थमा कर ऑफिस से निकल गए थे। हेलो। वो कुर्सी पर बैठ गई थी। राबेल, मैंने घर फ़ोन किया था तो पता चला कि तुम स्कूल में हो। बगैर सलाम दुआ के वो उसकी आवाज़ पहचानते ही कह रहा था, बस घर में फ़ारिग थी इसलिए चली आई। उसने मेरे लिए बताया। अच्छी बात है, मिजाज यार में कुछ तो तब्दीली आएगी। दूसरी तरफ से दिल जलाया गया था। वो सुलग सी गई थी। कुछ सख्त कहने से मुश्किल ज़बान को रोका। कैसे फ़ोन किया? 3 दिन से कोई राब्ता ना था, इसलिए असल मकसद की तरफ आ गई। लहजे में एक वाज़ेह तल्ख़ी थी जिसे शायद वो भी नोट कर चुका था। क्यों? बगैर किसी वजह के मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकता? इस बेहतर हो तुम मेरी। अच्छा, इतनी जल्दी याद आ गया। हमारे दरमियान ऐसा कुछ रिश्ता भी है, मज़ीद कुछ और भी याद है कि नहीं? उसने तल्ख़ी से पूछा था, जबकि अना बिलबिला रही थी कि चुप रहो। मगर ना जाने कौन सा एहसास था जो ये सब उलवा गया था। शायद आँख से आंसू भी बहने लगा था। आजकल अपनी बेइज्जती और तौहीन का एहसास हर एहसास पर हावी होने लगा था। खैरियत बेगम साहिबा, इतनी मिर्चें क्यों चबा रही हैं? आम अंदाज में दोनों बात करना जैसे जानते ही न थे। दूसरी तरफ से भी वही अंदाज इख्तियार किया गया था। वो मज़ीद सुलग गई। अगर वाकई हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता है तो फिर पूछ सकती हूँ कि तुम इस वक्त कहाँ से फ़ोन कर रहे हो? 3 दिन से कहाँ थे, कोई इत्तला, कोई खबर नहीं। यहाँ सब, ख़ास तौर पर बड़े में किस कदर परेशान हैं। बार बार मुझसे पूछ चुकी हैं, मगर मुझे कुछ इल्म होता तो मैं बताती। मुझे तो अभी तक ये नहीं इल्म के क्या औकात है मेरी, क्या हैसियत है मेरी। बताने से अगर तुम्हारी कोई तौहीन होती थी तो कम से कम कोई इत्तला ही कर दी होती, या फिर कोई निशान ही छोड़ा होता कि दूसरों को खामख़ा शर्मिंदगी बर्दाश्त ना करनी पड़ती। माना कि ये नई बात नहीं, मगर रिश्ते बनाने से औकात कार और आदत व फ़राइज़ भी बदल जाते हैं। काश इतना तो जान लिया होता। वो जानती थी उसे इस पे ही इस पर कुछ असर नहीं होगा, मगर फिर भी सब कह गई थी। दूसरी तरफ वो मुस्कुराया था। ये हर वक्त तुम्हें अपनी हैसियत की क्यों फ़िक्र रहती है? अपने नाम तो नहीं तुम्हें लिखवा चुका हूँ। बाबा ने वलीमा करवा के लोगों को बता दिया है, अब किस बात की गुंजाइश है? अगर इत्तला ना देने का सदमा है तो जब जा रहा था उस वक्त खामोश रहने की बजाय पूछ लेती तो इल्म हो जाता। बहरहाल अम्मी से फ़ोन पर बात कर चुका हूँ। तुम्हें फ़ोन इसलिए किया था कि रात 8 बजे तक तैयार रहना।
ایک جگہ دعوت ہے، کوئی اچھا سا لباس زیب تن کر لینا، سوگ کی حالت میں نہ دیکھوں تمہیں میں، اسے کسی بھی خاطر میں نہ لائے اپنی کیے کہے جا رہا تھا۔ رابیل کا جی چاہا کہ وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فون بند کر دے، یعنی کوئی وقت ہی نہیں تھی اس کی رونے کی۔ عبدالباری کی نظروں میں نرا پتھر تھا وہ۔ کیسی دعوت؟ کس نے انوائٹ کیا ہے؟ چند دوستوں نے مل کر انوائٹ کیا ہے، شادی کے سلسلے میں دعوت دی ہے۔ کتنے دنوں سے کہہ رہے تھے، میں فارغ نہیں تھا، آج رات فراغت ہی فراغت ہے، سو حامی بھر لی۔ تم اچھی طرح ڈریس اپ ہو جانا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی، جبکہ دل اندر ہی اندر دعوت کا پس منظر اور دینے والوں کے متعلق جان کر سخت کبیدہ خاطر ہوا تھا۔ ایک دو باتیں اس نے مزید کی تھی، پھر فون بند کر دیا۔ دعوت میں جانے کا نہ ہی اسے شوق تھا، نہ ہی کوئی اشتیاق۔ عبدالباری پر جب اعتبار و بھروسہ ہی نہیں تھا تو اس کے دوست جائے بھاڑ میں۔ اس نے نہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، وہ دنیا داری میں اپنا آپ برباد نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں بھابھی، مجھے آج ہی شاپنگ کرنی ہے، میرے پاس جو لباس ہیں وہ باری کو پسند نہیں۔ کس دعوت میں چلتے ہوئے سو باتیں سننا پڑتی ہیں، اولڈ فیشن کہہ کر ہر لباس میں سو کیڑے نکالے جاتے ہیں، یہ کام میں آج ہی نپٹانا چاہتی ہوں۔ اس نے عبدالباری کا نام لے کر بھابھی کو لاجواب کر دیا تھا، بس وہ کچھ وقت مزید سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ موبائل اپنا آف کر چکی تھی، بھابھی کا موبائل اس نے ساتھ لانے ہی نہیں دیا تھا، یہ کہہ کر کہ ایک ہی کافی ہے۔ سو عبدالباری کی طرف سے چند گھنٹے سکون سے گزرے تھے۔ واپسی میں انہوں نے آئس کریم کھائی تھی، گھر لوٹتے لوٹتے بھی 11 کا وقت ہو گیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی رکی، سامنے ہی بڑی امی پریشان سے ٹہلتی مل گئی۔ کہاں رہ گئی تھی تم دونوں؟ چھوٹتے انہوں نے پوچھا تھا۔ خیریت؟ انہیں اس قدر پریشان دیکھ کر بھابھی نے پوچھا تھا۔ رابیل، تمہیں عبدل نے کسی دعوت میں جانے کو کہا تھا نا، پھر تم گھر سے کیوں نکلی؟ تمہاری غیر موجودگی میں اس نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا، 2 گھنٹے انتظار کر کے ابھی نکلا ہے، کتنی بار تمہارے موبائل پر بھی ٹرائی کرتا رہا، وہ آف کیا ہوا تھا تم نے؟ وہ متفکر لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میرے پاس ان کی شایان شان کپڑے نہیں تھے، اس لیے شاپنگ کرنے نکل گئی تھی، بس کچھ دیر ہو گئی۔ وہ خود پر کوئی اعتراض نہیں لینا چاہتی تھی۔ عبدل بہت غصے میں تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ تم جان بوجھ کر گھر سے نکلی ہو، اب آئے تو آرام سے بات کرنا، تمہیں اس کے غصے کا اندازہ تو ہے نا، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ کب غصے میں نہیں ہوتا، اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے دوسروں کو ہی لتاڑنے پر تلا ہوا ہے۔ خود تو 3 دن بعد گھر آیا ہے، یہ تک نہیں بتایا کہ گیا کہاں تھا، اب مجھ پر غصہ آ رہا ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر میں گئی تھی، بہت برداشت کر لیا اس کی حاکم طبیعت کو، اب نہیں کروں گی، آئے تو بتا دیجیے گا اسے۔ غصہ تو اصل میں اسی بات کا تھا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، کوئی بھی پرواہ نہ کی کہ بڑی امی یا بھابھی کیا کہیں گی۔ عبدالباری کے روم میں جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گئی، جو کبھی شادی سے پہلے اس کے استعمال میں تھا۔ جی حضوری کر کر کے نوابزادی کو سر چڑھایا ہوا ہے، پہلے ہی کنٹرول کیا ہوتا تو یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے۔ الٹا سیدھا سوچتے اس نے تمام شاپنگ بیگز بیڈ پر اچھال دیے۔ بھوک بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، بالکل نظر انداز کیے وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ صبح 9 بجے کے قریب وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، بھوک سے برا حال تھا، کچن میں آ کر اپنے لیے کھانا نکالا تھا۔ بھابھی اس کے انداز دیکھ کر خاموش رہی، وہ خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ بہت دیر تک آج تم سوتی رہی ہو، عبدل کتنی مرتبہ تمہارا پوچھ چکا ہے۔ وہ چائے پی رہی تھی جب بھابھی نے اطلاع دی تھی، وہ چونک گئی۔ وہ آفس نہیں گیا ابھی تک؟ وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی تھی، جب اکھلے میں سر دیا تو پھر موصل سے کیا ڈرنا۔ آخری گھونٹ حلق میں اتار کر وہ کمرے میں چلی۔ عبدل کی دروازے کی طرف پشت تھی، وہ فون پر کس سے مخاطب تھا؟ نہیں بتاتا تو تم زبان کاٹ دو، اس کی چمڑی ادھیڑ دو، اس کے فرشتے بھی بتائیں گے، مجھے ہر حال میں اس کی زبان کھلی چاہیے، چند گھنٹوں کے اندر اندر، ورنہ میں تم لوگوں کے ہاتھ سلامت رہنے کی گارنٹی نہیں دوں گا، انڈرسٹینڈ؟ اتنا وحشیانہ لب و لہجہ تھا، 2 ٹوک انداز میں خاص تحکم لپٹا ہوا تھا۔ وہ لرز کر رہ گئی تھی، اس کا یہ نیا روپ اس کے سامنے تھا۔ فون بند کر کے وہ پلٹا تھا، اسے کمرے میں دیکھ کر رک گیا۔ تو لسنرز، یہ ہے آج کی ایپیسوڈ، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔